हेलो एवरीवन। आई एम सीए सचिन तनेजा। और आज की क्लास में हम जो टॉपिक अपना स्टार्ट करने वाले हैं डिस्कशन के लिए वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आज हम अपनी क्लास में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे जो इशूड होते हैं अथॉरिटीज द्वारा कि हमारे पूरे जितने भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं पूरे इंडिया में सेम तरह की अकाउंटिंग करे टू एंश्योर कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट कंपनीज। बेसिकली क्या है कि अब इंडिया में बहुत सारी जगह अकाउंटिंग हो रही है, एक जगह तो अकाउंटिंग हो नहीं रही। हर कंपनी में, हर फर्म में, हर प्रोप्राइटरशिप में अकाउंटिंग हो रही है। तो कैसे एंश्योर किया जाए कि भाई सब लोग एक सी अकाउंटिंग कर रहे हैं, सेम बेस बना के अकाउंटिंग कर रहे हैं, एक सी मतलब सेम बेस बना के। जैसे हम स्कूल में होते हैं, स्कूल में जब थे हम तो हमें सबको एक सी ड्रेस दी जाती थी कि भाई ताकि सब बच्चे एक से दिखें, कोई बड़ा कोई छोटा ना दिखे, किसी के पास ज्यादा कपड़े हैं किसी के पास कम है, भाई सब एक से दिखे, एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे उसके अंदर। सेम ऐसे हमारे बिजनेस में, हमारे अकाउंटिंग वर्ड में हम सब लोग सेम बेस पे अकाउंटिंग कर रहे हैं टू एंश्योर कंपैरिजन। अगर सेम बेस पे अकाउंटिंग नहीं हो रही कि तो हम एक कंपनी का दूसरी कंपनी से, एक इंडस्ट्री का दूसरी इंडस्ट्री से, एक फर्म का दूसरी फर्म से, एक प्रोप्राइटरशिप का एक दूसरे प्रोप्राइटरशिप से नहीं कंपैरिजन कर सकते। तो उसको एंश्योर करने के लिए आईसीआई और गवर्नमेंट अथॉरिटीज द्वारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए गए। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग अलग एरियाज को कवर करते हैं अकाउंटिंग की। जैसे इन्वेंट्री को, कैश फ्लो स्टेटमेंट को, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं तो ये हमारे कवर करते हैं। एएस2 इन्वेंट्री को कवर करता है, एएस3 कैश फ्लो स्टेटमेंट को कवर करता है, एएस4, एएस आप 10 ले लीजिए, फिक्स एसेट्स को कवर करता है। मेजर एरियाज ये हो गए। तो ये एएस इसमें बताएगा कि इन्वेंट्री से रिलेटेड अकाउंटिंग कैसे करनी है, इनकी वैल्यूएशन कैसे करनी है। ये बताएगा भाई किसको इनडायरेक्ट मेथड से बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, किसको डायरेक्ट मेथड से बनाना है, फिर उनके फॉर्मेट्स के बारे में डिस्कशन करेगा, उनकी अकाउंटिंग के बारे में। ये अकाउंटिंग रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स डिस्कस करेंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली यूनिफॉर्मिटी लाने का काम करते हैं। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट द्वारा इशूड है, आईसीआई द्वारा इशूड है, वो हमारे यूनिफॉर्मिटी लाने का काम करता है अकाउंटिंग वर्ड में। कंपैरिजन हो पाए ताकि दो फर्म्स का अगर सेम बेस पे अकाउंटिंग हो रही है तो कंपैरिजन डेफिनेटली हो पाएगा, डेफिनेटली हो पाएगा। तो आज जो हम अपना एएस डिस्कस करने वाले हैं उस एएस का नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये एएस बेसिकली कहता है कि जो भी आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है, आपने जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है उनको बनाया कैसे है, वो सब चीजें डिस्क्लोज होनी चाहिए। आप कोई भी चीज छुपाएंगे नहीं, क्योंकि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ना वो एंड रिजल्ट होती हैं आपका, और वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है जिससे लोग जो आपके बिजनेस के स्टेक होल्डर्स होते हैं, इन्वेस्टर हो गए आपके, और भी इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कोई भी हो गया, वो डिसीजन मेकिंग करते हैं इसके बेसिस पे। इन्वेस्टर्स करते हैं कि भाई मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं ना करूं, बैंक हो गया, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो गए, एम्प्लॉइज हो गए, क्रेडिटर्स, डेटर्स, जो भी आपका स्टेक होल्डर है, आपकी फर्म से एसोसिएटेड है, आपके बिजनेस से एसोसिएटेड है, वो डिसीजन लेता है इसके बेसिस पे। चैला इन्वेस्ट या मैं इसको माल सप्लाई करूं ना करूं, कि भाई ऑब्वियसली एक बंदे की क्रेडिटर्स बहुत ज्यादा हैवी टाइम से पेंडिंग रहते हैं, कोई भी बंदा उसको माल सप्लाई करने की नहीं करेगा। तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज कहता है कि भैया आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक में लेके आ रहे हो, आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक में लेके आ रहे हो ना, उसको कैसे बनाया आपने, यू हैव टू डिस्क्लोज। आपको इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट, एंड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट कहते हैं ये जो स्टेटमेंट है ना, ये भैया पब्लिक के पास जाने वाली है, पब्लिक के पास जाने वाली है, तो उनको भैया पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये कैसे बनी, इनमें क्या क्या चीजों का यूज हुआ। आप इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। हम मार्केट में शैम्पू, सोप, फूड प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। हाँ सर हम खरीदते हैं, खरीदते हैं या नहीं खरीदते? हाँ जी सर हम बिल्कुल खरीदते हैं। ये जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इनकी पैकेजिंग में हमें एक चीज कॉमन मिलती है। क्या मिलती है सर?
इंग्रेडिएंट्स। हाँ सर, ये हमने देखा, काफी बार देखा, हमने ध्यान नहीं दिया, बट ये होता जरूर है। ये इंग्रेडिएंट्स किस लिए होता है भाई? आपके पास, आपको शैम्पू चाहिए, आपको जिस भी कंपनी का शैम्पू चाहिए, जिस भी ब्रांड का आपको सोप चाहिए, फूड प्रोडक्ट चाहिए, आप लो और बात खत्म। ये इंग्रेडिएंट्स लिखने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इस इंग्रेडिएंट को लिखने का ऑब्जेक्टिव होता है कि जो इसके एंड यूजर्स हैं, इस सोप के, इस शैम्पू के, इस फूड प्रोडक्ट के, दे शुड नो कि भाई इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, ये बना कैसे है, क्या क्या इसमें कितने कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, ताकि वो डिसीजन ले सकें कि इस प्रोडक्ट को यूज करना है या नहीं करना है। सर ऐसे कैसे होता है कि भाई ठीक है, शैम्पू लेना है तो लेना है, कोई खाना खाना है तो खाना है। अब आप खाने का एग्जांपल लीजिए भाई, मैं हूं बड़ा एलर्जिक हूं आलमंड्स को लेके। आलमंड्स का नाम देखते हैं ना, बादाम देखते हैं मेरे को डर लगने लग जाता है। ओहो, ये अंदर चला गया ना, पूरे शरीर में फोड़े फोड़े, वो आंखें लाल हो जानी है, वोमिटिंग स्टार्ट हो जानी है, पूरा शरीर वो हो जाएगी, सूजन आ जाएगी शरीर में। तो आलमंड्स जिस भी फूड प्रोडक्ट में होगा ना, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। तो अगर मुझे इंग्रेडिएंट्स में ये लिखा हुआ मिल जाए ना कि भैया इसमें आलमंड है, इसमें बादाम है, भैया दूर कर दो इस प्रोडक्ट। तो मैंने डिसीजन मेकिंग में, मेरे को हेल्पफुल हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर, ये डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल तो हुआ आपको। तो शैम्पू हो, सोप हो, अब मैं आलमंड्स को, कोई बंदा किसी चीज को एलर्जिक है और किसी के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी हैं, मुझे ये चीज नहीं है पसंद, आई डोंट लाइक दिस, वो डिसीजन ले पाते हैं इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पे। इट हेल्प्स द एंड यूजर टू मेक डिसीजंस। इंग्रेडिएंट्स बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई करते हैं? इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक्सपायरी डेट होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, और भी जो अदर रेलेवेंट डिटेल्स होती हैं वो रिक्वायर्ड इसमें होती हैं। आप किसी भी प्रोडक्ट को यूज कर लीजिए, आपको हाँ दिखेगा इंग्रेडिएंट्स में, वहां पूरा डिटेल लिखी हुई दिखेगी आपको, इतना इतना इस एक इतने 100 ml में इतना ये यूज्ड है, ये यूज्ड है, ताकि भैया आप देख लो, हम बता रहे हैं आपको कि इसमें ये चीजें इंक्लूडेड है। तो जैसे आलमंड दिखा, मैंने कहा नहीं जी, मैं यूज नहीं करना। किसी को किसी और चीज से एलर्जी हो गएगा, मैं यूज नहीं करने वाला, अब नहीं करने वाला। अब किसी को भैया कोई चीज पसंद आ गई, हाँ जी मैं इसके बेसिस पे, मेरे को आलमंड्स वाली चीज चाहिए थी, मैं वो यूज करूंगा। थर्ड पर्सन को भैया आलमंड्स पसंद है, वो कर लेगा। तो ये आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ये जो इंग्रेडिएंट्स आपके लिखे होते हैं, इट हेल्प्स टू मेक यू डिसीजन। डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल रहता है आपको, ये आपको डिसीजन लेने में हेल्पफुल रहता है। शैम्पू हो गया, सोप हो गया, हर चीज में आप कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट देख लीजिए, उसमें आपको इंग्रेडिएंट्स जरूर मिलेगा। क्यों मिलेगा? कि भैया आप अपने डिसीजंस ले पाए उसके बेस, आपको फुल डिस्क्लोजर कर रहे हैं कि भैया इसमें ये चीजें इंक्लूडेड है। सेम ऐसे ये हमारे एंड प्रोडक्ट है, हमारे बिजनेस का एंड प्रोडक्ट है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एंड प्रोडक्ट है और ये पब्लिक के पास जा रहे हैं। जैसे ये भी पब्लिक प्रोडक्ट्स हैं, पब्लिक के पास जा रहे हैं, ये भी एंड प्रोडक्ट है और पब्लिक के पास जा रहे हैं। और काफी सारे लोग जो हमारे से जुड़े हुए हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग इंपैक्ट होती है इसके बेसिस से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, बैलेंस शीट से। तो उनको सिर्फ ये प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया, बैलेंस शीट दे दी, सफिशिएंट नहीं है सर जी, दिस इज नॉट सफिशिएंट। जैसे हमें कोई शैम्पू मिल गया, कोई भी ब्रांड का सोप मिल गया, कोई फूड प्रोडक्ट मिल गया, वो सफिशिएंट नहीं है। हमें डिटेल्स चाहिए थी इंग्रेडिएंट्स की, हमें डिटेल्स चाहिए थी, किस लिए चाहिए थी? ताकि हम अपना डिसीजन ले सकें। सेम ऐसे AS1 कहता है, आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी बनाई है, जो उसको बनाने के लिए जो आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज की हैं, उसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ताकि जो इसके एंड यूजर्स हैं, जो पब्लिक है, वो अपना डिसीजन ले पाए विद फुल फैक्ट्स। ब्लैंक डिसीजन नहीं होना चाहिए, विद फुल फैक्ट्स डिसीजन होना चाहिए। उनकी डिसीजन मेकिंग को इंपैक्ट करते हैं ये चीज, जैसे हमारे डिसीजन मेकिंग को इंग्रेडिएंट्स इंपैक्ट करते हैं। सर ये अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं? अकाउंटिंग पॉलिसीज आपकी क्या होती हैं? अकाउंटिंग पॉलिसीज आपकी होती हैं प्रिंसिपल्स, हमारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स in preparing and presenting the financial statement, in preparing and presenting the financial statement, presenting the financial statement। भैया जी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, अब जैसे हम यहां पर मेथड बता रहे थे कि ये प्रोडक्ट्स में हमारा ये चीजें इंक्लूडेड हैं, ये चीजें नहीं है,
हमारे में ये इंक्लूडेड है, तो एक्सपायरी डेट इसकी ये है। सेम ऐसे हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं, वो प्रिंसिपल्स और मेथड्स जो हमने अप्लाई किए हैं, इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए यूज किए हैं, और वो किस लिए बनाया है, एट लास्ट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए और उनको प्रेजेंट करने के लिए। यानी बेसिकली हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनका रोल रहा है। तो भैया जी आपको पूरा डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जैसे यहां पर शैम्पू एक एंड रिजल्ट है, बस उसको बनाने के लिए आपने कई चीजें मिलाई है या नहीं मिलाई है। अब जैसे शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स तो मुझे पता नहीं क्या क्या होते हैं भाई। अब कोई अगर मान लो एलोवेरा वाला शैम्पू है, कोई नीम वाला शैम्पू, तो उसमें नीम का कंटेंट जरूर होगा। एलोवेरा नीम वाला है तो उसमें एलोवेरा प्लस नीम, जो बाकी जो इनके नेचुरल केमिकल्स होते हैं इसको प्रिजर्व करने के लिए वो लगे होंगे, और जो चीजें इनकी होती होंगी वो इंक्लूडेड होंगी। सेम ऐसे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक एंड रिजल्ट है। जैसे यहां पर शैम्पू एंड रिजल्ट था, पर ये शैम्पू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे नहीं बन गई। इसके लिए अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं, जो प्रिंसिपल्स और मेथड ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल्स, उनको हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये हमें कहता है AS1। AS1 कहता है सर जी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी, बहुत अच्छी बात, सही बना दी, बहुत अच्छी बात, अब आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आपने कैसे बनाई है, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कैसे बनाई है। यू हैव टू डिस्क्लोज इट, क्योंकि भैया इससे एंड रिजल्ट आपका ये एंड प्रोडक्ट है, और इससे आपके एंड यूजर का डिसीजन इंपैक्ट होने ही होने वाला है। और वो कैसे है आपने यहां पर एग्जांपल के थ्रू समझा भी कि शैम्पू है, सोप है, फूड प्रोडक्ट है। भैया जी हमारे यहां पर चीजें फर्क डलती हैं हमारे से। और हमारा ये आ गया अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये हमारे अकाउंटिंग पॉलिसीज आ गई, प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, हाँ जी। तो अब हम इसके थोड़ी टेक्निकल चीजें देखते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि मेन फोकस इसका कहां है, कि इसका मेन फोकस है डिस्क्लोजर के ऊपर। इस एएस का मेन फोकस है, ये एएस कहता है कि भैया जी जो भी आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट किया, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल्स इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली अब ये क्या कह रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकी वजह से बनी है, इनका रोल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जैसे इस शैम्पू को बनने में, इस सोप को बनने में, इस फूड प्रोडक्ट को बनने में, ये इन चीजों का रोल रहा है। सेम ऐसे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनने में इन चीजों का रोल रहा है, तो आपको डिस्क्लोज करनी होंगी। हाँ जी सर, अब हमें समझ आ गया। जैसे शैम्पू एंड रिजल्ट है, वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिजल्ट है। जैसे शैम्पू को बनाने के लिए, एलोवेरा वाले शैम्पू को बनाने के लिए, नीम वाले शैम्पू को बनाने के लिए नीम यूज हुआ और कुछ चीजें यूज हुई हैं। सेम ऐसे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज हुई हैं बहुत तरह की। वो हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है, मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल्स। तो उन्हें हमें डिस्क्लोज करना है, उन्हें हमें डिस्क्लोज करना है। तो ये एएस बेसिकली आपका क्या कहता है, ये कहता है, ये एएस आपको कहता है सर जी आपकी जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज शैल बी डिस्क्लोज्ड। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज followed in preparing and presenting the financial, preparing and presenting the financial statement shall be disclosed. अब मुझे एक बात का जवाब दो, हम साथ साथ अपने एग्जांपल से इसको इंटर रिलेट करते रहेंगे ताकि हमें पता चल सके कि भाई ये क्या क्या रहा है। जब ये इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, ये आपके एक पर्टिकुलर एरिया में एक साथ लिखे होते हैं, ऐसे कोमा फिर ये, फिर कोमा फिर ये, फिर कोमा फिर ये, या अलग अलग भाई आपका प्रोडक्ट के चारों तरफ स्कैटर्ड वे में लिखे होते हैं? नहीं नहीं सर, ये है ना इनका एक पर्टिकुलर एरिया होता है और उसी में लिखे होते हैं। सेम हमारे को अब ये एएसबी कहता है, all significant accounting policies shall be disclosed and shall be disclosed at one place। ऐसे नहीं है बाबूजी आपने एक चीज वहां दिखा रखी है, बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका यही काम है क्या, वो ढूंढता रहेगा अब मेरे को इस पेज पे जाना है, मेरे को इस पेज पे जाना है? नहीं, आपको सारी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एक जगह ही डिस्क्लोज करनी होगी। जैसे आपका यहाँ इंग्रेडिएंट्स एक जगह लिखे होते हैं, हाँ सर उन्हें भी यही चाहिए, ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज शैल बी डिस्क्लोज एट वन प्लेस। Accounting policies shall be disclosed at one place. One place. One place. For better understanding of the financial statement. किसके लिए? For better understanding
बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी या नहीं होगी? जैसे मुझे इंग्रेडिएंट्स पता चलने के बाद मैं एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बना पाता हूं उस प्रोडक्ट के बारे में, और उससे उसके बेसिस पे मैं डिसीजन ले पाता हूं। अंडरस्टैंडिंग से तो डिसीजन बनेगा ना। और बेटर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये हमारा था जो अकाउंटिंग पॉलिसीज के डिस्क्लोजर से रिलेटेड हमारा बात करता था। अब हम आगे चलेंगे कि ये तो हमें पता चल गया कि हमारी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हमने फॉलो की हैं उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और एक ही जगह पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा हमें। ऑल अकाउंटिंग पॉलिसीज शैल बी डिस्क्लोज एट वन प्लेस, ये हमें दिखा दिया इसने। अब कहता है कि जो आप अकाउंटिंग पॉलिसीज, आप यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हो उसको चूज करते टाइम भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा? ऐसे तो है नहीं कि उठा के कुछ भी यूज कर दें। इसका मतलब ये तो है नहीं कि हम देखो डिस्क्लोज कर रहे हैं तो आप कुछ भी प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट यूज करना स्टार्ट कर दो, कुछ इलीगल चीजें या जो आपकी जो हेल्थ के लिए बेकार केमिकल्स हैं उनको यूज करना स्टार्ट कर दो। इट डजंट मीन, नहीं, डिस्क्लोजर अलग है, बट डिस्क्लोजर डजंट अलाउ यू कि भाई आप कुछ भी इलीगल या जो आपकी हेल्थ के लिए बेकार चीज है उसको यूज करना स्टार्ट कर दो। सेम ऐसे अब हमने ये तो सीख लिया है, all accounting policies followed in preparing and presenting the financial statement shall be disclosed and shall be disclosed at one place for the better understanding of the financial statement। ये तो हमें समझ आ गया। अब जैसे यहां पर जो इंग्रेडिएंट्स आपके यूज हुए हैं, जो आपके इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं वो आपने सोच समझ के यूज किए होंगे, ऐसे हवा में यूज नहीं किए होंगे कि भाई कोई भी इंग्रेडिएंट उठा के यूज कर लिया। जो उसके लिए रेलेवेंट है वही हमने चूज किए होंगे, जो हमारे को उस प्रोडक्ट को बिल्कुल सही बनाने में हेल्प करें। सेम ऐसे अब हमने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज चूज करनी है, ये एएस और भी क्या कहता है, जो आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज चूज करनी है वो भी आपको कंसीडरेशन वाइल सिलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, जैसे हमने यहां कंसीडरेशन पे की होंगी वाइल सिलेक्टिंग इंग्रेडिएंट्स कि भाई मुझे ये इंग्रेडिएंट यूज करना है या नहीं करना। भाई आप डिस्क्लोजर कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उठा के कुछ भी चिपका दोगे, लो जी मैं ये भी प्रोडक्ट डाल दूं। अब एक केमिकल हेल्थ के लिए इतना हेल्प वो है, हार्मफुल है, आप उठा के डाल दो, देखो जी हमने तो डिस्क्लोज किया है, तो क्या मतलब कुछ भी उठा के डालोगे? नहीं चलेगा भैया जी, ऐसे काम नहीं होता। डिस्क्लोजर जरूरी है, बट एक लिमिट है कि आप इसलिए, जैसे हम सब जानते हैं कि हमारी जो फूड अथॉरिटीज हैं, जो इनके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, वो अलाउ करते हैं कि इस लेवल तक आप ये केमिकल यूज कर सकते हैं कि भाई हमारे शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचे। चाहे आप शैम्पू बना रहे हैं, सोप बना रहे हैं, केमिकल्स तो यूज होंगे इनको प्रिजर्व करने के लिए, बट एक लिमिट प्रेस्क्राइब्ड है। सेम ऐसे अब हमने ये कह दिया कि देखो जी हम तो अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज कर रहे हैं, हम एक ही जगह डिस्क्लोज कर रहे हैं तो हमारे को एक लाइसेंस मिल गया, हम कुछ भी करेगा। अब अपन कुछ भी करेगा ना जी, ना, आजा नीचे आजा थोड़ा, ऐसे नहीं होगा। अब आजा कंसीडरेशन वाइल सिलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिस्क्लोज तो करना ही है, वहां कोई छूट नहीं है, बट जो अकाउंटिंग पॉलिसीज आप चूज कर रहे हो दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द बिजनेस। तो कंसीडरेशन while selecting accounting policies, consideration while selecting policies, कंसिडरेशन। भाई अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, दोबारा डिस्कस करते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर द प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल्स इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो पब्लिक के पास जा रही है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके पास जा रही है? पब्लिक के पास। तो हमारा एएस ये भी कहता है भैया जी सुन लीजिए, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है इन प्रिंसिपल्स को चूज करते टाइम, इन मेथड्स को। आप ऐसे ही हवा में कोई चीज चूज नहीं कर सकते। देखो जी मैं तो डिस्क्लोज कर रहा हूं, मेरे को लाइसेंस मिल गया, ना 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 ना। अब आ जाओ, आपने इनको चूज कैसे करने हैं हम आपको बताएंगे, क्योंकि एएस का ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया में सब जगह एक फेयर अकाउंटिंग हो सके, सब जगह फेयर अकाउंटिंग हो सके, और आप कंपैरिजन इंश्योर कर सके। जो एएस का ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करें। तो वही अब ये कहता है कि आप जो अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी
हम कहते हैं ना कि भैया ये चीज तो होनी ही होनी चाहिए, उसके बाद ये चीजों का ध्यान रखना है। तो एएस भी यही कहता है, सबसे पहले ये चीज तो होनी ही होनी चाहिए, उसके बाद आप बाकी चीजों का ध्यान रखना। तो सबसे पहले चीज आती है प्राइमरी कंसिडरेशन। प्राइमरी कंसिडरेशन कि जब ये आप अकाउंटिंग पॉलिसीज चूज कर रहे हो, आपकी क्या प्राइमरी कंसिडरेशन रहने वाली कि सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब आप एक बात बताओ, हम सब जानते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, वो बिजनेस का एक आपका वो समरी देती है कि आपके बिजनेस की क्या हालात है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हम सब जानते हैं, हम अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है वो हमारे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें एक समरी लेवल पे, एक ओवरव्यू लेवल पे हमें, क्योंकि हम सारी डिटेल्स नहीं देते पब्लिक को, हम चाहे अपनी पर्सनल लाइफ की हो चाहे अपनी बिजनेस हो, भाई हम सारी डिटेल्स कोई भी किसी को नहीं दिखा, एक ओवरव्यू। ऑब्वियसली हम एक पब्लिक एंटिटी हैं तो हमें एक डिटेल्स शेयर करनी पड़ेगी। तो कहता है जी जो आप डिटेल्स दे रहे हो वो ट्रूली रिफ्लेक्ट करें आपके बिजनेस को, आपके बिजनेस का ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करें। जो आपका बिजनेस एक्चुअल में है ना वही प्रेजेंट करें। आप मैन्युपुलेट करने की कोशिश ना करना। इसका मतलब क्या, जो मेथड्स प्रिंसिपल्स आप फॉलो करने जा रहे हो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए या उनको प्रेजेंट करने के लिए, दैट शुड रिफ्लेक्ट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस। दैट शुड रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस। की भैया जी आप ऐसे कोई हवा में काम नहीं होगा, जो आप कर रहे हो वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना चाहिए। द प्राइमरी कंसिडरेशन क्या कहता है अकाउंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड, जो उस अकाउंटिंग पॉलिसीज के बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं वो आपके ट्रू एंड फेयर व्यू को दिखाए, जो बिजनेस का एक्चुअल व्यू है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में आप दिखा रहे हो, जो बैलेंस शीट में दिखा रहे हो, आपके बिजनेस की स्टेट ऑफ अफेयर्स जो है ना उसका एक्चुअल व्यू प्रेजेंट करे। तो क्या कहता है प्राइमरी कंसिडरेशन, ट्रू एंड फेयर व्यू। फेयर, ट्रू एंड फेयर, बात ही खत्म। ट्रू जो सच्चा और साफ सुथरा, बिना मैनिपुलेशन का, फॉल्स भी नहीं होना चाहिए और मैनिपुलेशन भी नहीं होने चाहिए। जैसे आपने महाभारत में देखा हुआ है, वो युधिष्ठिर गुरु द्रोण जी को कहते हैं कि भैया अश्वत्थामा मारा गया, ट्रू तो था बट नर नहीं आती, पूरी बात नहीं थी, मैनिपुलेशन थी। सेम कहता है आपके बिजनेस में भी ट्रू एंड फेयर भी होनी चाहिए, पूरा फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, क्योंकि डिसीजन मेकिंग बड़ी इंपैक्ट होती है। आप उसका भी एक एग्जांपल ले लीजिए, उन्होंने इंफॉर्मेशन दी बट आधी थी, उसकी वजह से उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। सेम ऐसे हमारे को अगर एंड रिजल्ट जो मिल रहा है वो आधा अधूरा है, कहेंगे जी देखो जी हमने तो सच्ची बात बताई थी, पर पूरी बात नहीं बताई थी। ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस क्या कहता है, जो आपके बिजनेस का ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करना चाहिए स्टेट ऑफ अफेयर्स का। जो आप कंसिडर, ये प्राइमरी कंसिडरेशन क्या कहता है कि जो आप अपने बना रहे हो ना वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करे, आपकी जो एक्चुअल में बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है, स्टेट ऑफ अफेयर्स जो आपका बिजनेस का चल रहा है ना उसका ट्रू एंड फेयर व्यू एक्चुअल में प्रेजेंट करे। ऐसे नहीं है कि भैया काम कुछ चल रहा है दिखा कुछ रहे, क्योंकि अब मैं एक आउटसाइडर हूं, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग इनसाइड, मुझे नहीं पता भाई बिजनेस में क्या चल रहा है, क्या अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। मैं तो जो मेरे सामने एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया आपके साथ कि भैया जी जैसे हम किसी शैम्पू को हम किसी फैक्ट्री में जाके विजिट नहीं करते हैं, आप मानने की कोशिश कीजिए, हम किसी फैक्ट्री में जाके विजिट नहीं कर रहे कि सर जी ये शैम्पू कैसे बनाया जा रहा है, ये सोप कैसे बनाया जा रहा है, ये प्रोडक्ट कैसे बनाया, हमें तो जो इंग्रेडिएंट्स में दिखा हुआ है वो उसी के बेसिस पे डिसीजन लेना है। तो हमारे को कहा जाता है कि भैया जी जो डिसीजन ले रहे हैं ना उनके लिए फिर ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपके, मैंने इंग्रेडिएंट्स लिख दिया बट मेरा प्रोडक्ट हो रहा है, मैंने इंग्रेडिएंट्स और लिख दिया और मैं डिसीजन इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पे ले रहा हूं, तो गलत है ना। सेम ऐसे आप जो अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रहे हो ना वो आपके बिजनेस की एक्चुअल ट्रू एंड फेयर व्यू को प्रेजेंट करनी चाहिए सबसे, इसके ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज होगा ही नहीं जी। ये प्राइमरी कंसिडरेशन है। प्राइमरी कंसिडरेशन में क्या कर रहा है, ट्रू एंड फेयर व्यू, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज आप फॉलो कर रहे हो, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज आप बना रहे हो, दैट शुड रिफ्लेक्ट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। एक्चुअल में जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही हैं उन्हीं को प्रेजेंट करें। फिर ये कहता है कुछ सेकेंडरी कंसिडरेशन भी है, उनका भी ध्यान रखना। कहता है यहां तो आप पूछो ही मत, ये तो एक ही है ट्रू एंड फेयर व्यू, बात खत्म। फिर कुछ सेकेंडरी कंसिडरेशन भी कहता है ये, सेकेंडरी कंसिडरेशन
जैसे कहते हैं ना, ये बात तो ध्यान रखनी है, यहां तो सोचो ही मत, साथ में इन बातों का भी ध्यान रख लेना। तो उसमें आता है सबसे पहले प्रूडेंस, फिर सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मटेरियलिटी। कि सर जी साथ में इन बातों का भी ध्यान रखना कि जो आप अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज आप अडॉप्ट करने जा रहे हो ना, वो इनके बेसिस पे होने चाहिए कि भाई आप अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, कुछ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू से है, कुछ आपके एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। तो प्रूडेंस कहता है हम फ्यूचर लॉसेस को तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, फ्यूचर एक्सपेंसेस को, चाहे आपको एग्जैक्ट अमाउंट ना पता हो, हम एक एक्यूरेसी के बेसिस एक प्रोविजन बना लेते हैं एस्टिमेटेड अमाउंट के बेसिस पे, जिसको हम रीजनेबल एक्यूरेसी से एस्टिमेट कर सकते हैं। और प्रॉफिट्स आप रिकॉग्नाइज तब तक नहीं करते जब तक रियलाइज ना हो जाए, आप उनको एंटिसिपेट करके रिकॉर्ड नहीं करते। प्रॉफिट्स आर नेवर एंटिसिपेटेड, वी ऑल नो दिस। हमने प्रूडेंस, रियलाइजेशन, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है हम, कि भाई प्रॉफिट्स आर नेवर एंटिसिपेटेड, प्रॉफिट्स को कभी एंटिसिपेट नहीं किया जाता, दे शैल बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन रियलाइज। बट कैश में जरूरी नहीं है, कैश में रिसीव हुआ है नहीं हुआ वो रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। बट दे शैल बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन रियलाइज्ड, प्रॉफिट शैल नेवर बी एंटिसिपेटेड, हमें प्रॉफिट्स को कभी भी एंटिसिपेट नहीं करना। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या कहता है सर जी, कि कई बार लीगैलिटी अलग होती है ट्रांजैक्शन की डॉक्यूमेंट्स में, बट आपकी प्रैक्टिकलिटी और होती है। आपको कई बार की कोई जैसे रजिस्ट्री होती है, ट्रांसफर डीड्स होते हैं, एक्चुअल में अभी ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट होना बट बाकी है, बट पोजेशन पेमेंट हो चुकी है, पोजेशन मिल चुका है, सिर्फ अभी क्या कुछ सिस्टम एरर या किसी भी आपके कोई रिक्वायरमेंट की वजह से आपकी रजिस्ट्री एग्जीक्यूट होनी बाकी रह रही है, जो हम ट्रांसफर डीड देते हैं प्रॉपर्टी सेल परचेज के टाइम पे। तो भैया जी आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, उसको उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो, आपकी जो सेल से ट्रांजैक्शन हुई है। अब हम कह रहे हैं कि प्रूडेंस तो कह रहे हैं कि प्रॉफिट्स आर नेवर एंटिसिपेटेड, अब इसमें एंटिसिपेट थोड़ी कर रहे हैं, रियलाइज हो चुका है, सिर्फ एक ट्रांसफर एक डॉक्यूमेंटेशन काम रह गया। एक्चुअल में कई काम हो चुके होते हैं, सिर्फ अब उनका डॉक्यूमेंटेशन होना अलग रह रहा है। तो डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, बट प्रैक्टिकलिटी क्या है, आपको पता है आपके पास पेमेंट आ चुकी है, जिसने खरीदा उसके पास पोजेशन जा चुका है, उसने अपना काम भी करना स्टार्ट कर दिया। अब किस चीज का दिक्कत है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होना बाकी है, वो भी हो जाएगा। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म कि भैया आप अपने अकाउंटिंग, क्योंकि अब एक बात बताओ, अगर लीगलिटी के हिसाब से सोचूं तो भैया अभी तक मैं अब इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता, बट सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या कहता है, भैया जी अब आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। तो आपकी ट्रांजैक्शंस, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं आपको उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना होगा, नहीं करना होगा, हाँ सर करना होगा। तो ये कंसीडरेशन में आपका सेकेंडरी कंसीडरेशन में सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहता है। और मटेरियलिटी भाई जो इंपॉर्टेंट है ना, उनका तो बहुत ही ध्यान रखना, दिस वर योर कंसीडरेशन। अब हमने देख लिया कि भैया इंग्रेडिएंट्स जैसे हमारा था, कि जैसे हमारा इंग्रेडिएंट्स था वैसे हमारा अकाउंटिंग पॉलिसीज था, जैसे हमारे एंड ये प्रोडक्ट था वैसे हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे। हमें जैसे इंग्रेडिएंट्स डिस्क्लोज करने पड़ते हैं एक जगह पे ही, ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग शैल बी डिस्क्लोज एंड शैल बी डिस्क्लोज एट वन प्लेस। जैसे हमारे इंग्रेडिएंट्स हमें एक जगह पे डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, और हमें डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, क्यों करने पड़ते हैं, ताकि जो एंड यूजर है वो अपना डिसीजन ले सके बेस्ड ऑन दीज इंग्रेडिएंट्स। सेम ऐसे और अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स of applying those principles in preparing and presenting the financial statement, क्योंकि ये पब्लिक के पास जाना होता है। फिर कहता है all significant accounting policies shall be followed, all significant accounting policies followed in preparing and presenting the financial statement shall be disclosed and shall be disclosed at one place for the better presenting for the better understanding of the financial statement। फिर क्या कहता है कंसीडरेशन, सर जी आप अकाउंटिंग पॉलिसी से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपैक्ट होने वाली हैं, जैसे हमारे इंग्रेडिएंट से हमारा प्रोडक्ट होता है, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल सिलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो हमारे को AS1 कुछ कंसीडरेशन बताता है। प्राइमरी कहता है इसके ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा भैया, सबसे पहले इस पे ध्यान देना है, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स। ट्रू एंड फेयर व्यू कहता है भैया सच्चाई दिखानी चाहिए, आप अकाउंटिंग पॉलिसी वो वाली फॉलो करो जो आपकी सच्चाई दिखाएं, जो आपकी सच्चाई दिखाएं सर जी, कि भैया एक्चुअल में बिजनेस में यही काम चल रहा है, एक्चुअल में बिजनेस में यही काम चल रहा है। और सेकेंडरी में क्या कि आप प्रॉफिट्स को कभी एंटिसिपेट मत करो, जब रियलाइज हो जाए तभी रिकवर करो। सब्सटेंस ओवर फॉर्म की कई बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पेंडिंग होता है बट एक्चुअल में काम हो चुका होता है। और मटेरियलिटी, फिर ये कुछ हमारे सेकेंडरी टॉपिक्स के बारे में भी डिस्क्लोज बात करते हैं। उसमें से एक चीज आती है आपकी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, कि भैया जी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन का मतलब क्या है कि हम ये मान के चलते हैं ये चीज तो होगी ही होगी। हम जाते हैं मंदिर जाते हैं, किस लिए जाते हैं कि भाई मंदिर में तो भगवान का नाम ही लिया जाएगा,
हम क्लब जाते हैं तो भैया वहां तो दारू चलनी चलनी है, वहां डांस होगा। ये इंप्लाइड है या नहीं है? हाँ सर इंप्लाइड है ये। हम मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, भैया हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है, हम वहां ऊपर वाले को याद करने जा रहे हैं। और जब सैटरडे नाइट होती है, लो जी क्लब जा रहे हैं, तो वहां दारू चलेगी चलेगी जी। अब इंप्लाइड है या नहीं है? सेम ऐसे ये एएस कहता है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। आप ये मान के चलो, जब तक आपको स्पेसिफिकली कुछ ना कहा गया हो तो आप ये मान के चलो। क्या कहते हैं? हमारी कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस होती हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस होती हैं। आप ये मान के चलो अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफिकली आपको कहा जाए ये नहीं हो रहा, तो इट इज इंप्लाइड ये हो रहा है। एजम्पशंस होती है नहीं होती? हम मंदिर जाते हैं कि भाई भगवान का नाम लेने जाते हैं, बड़ी फैक्चुअल बात है ये तो। एजम्पशन है भाई, हम जा रहे हैं भगवान का नाम लेने जा रहे हैं। अब मैं कहूं मैं जा रहा हूं शाम को सैटरडे नाइट क्लब जा रहा हूं, और मैं ऊपर वाले वैसे तो ठीक है, याद करने वाला कहीं भी कर लेगा, बट एजम्पशन क्या भाई, दारू पिएगा बंदा जाके वहां, तो मजे करने जा रहा है, एंजॉय करने जा रहा है, पार्टी करने जा रहा है। सेम ऐसे हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस होती हैं कुछ। क्या होती हैं? एक्रूअल कहते हैं, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। कुछ ना लिखा हुआ है तो आप ये मानिए कि जो आपकी बुक्स बनी है वो एक्रूअल बेसिस पे बनी है, कैश बेसिस पे नहीं बनी। एक्रूअल क्या कहते हैं? जिस पीरियड के ट्रांजैक्शन उसी पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो एक्चुअल में पे एक्सपेंस पे हुआ है या नहीं हुआ, और इनकम रिसीव हुई है या नहीं है, तो आप एक्रूअल बेसिस पे अपनी बना रहे हैं। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी क्या कहते हैं? जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हम फॉलो कर रहे हैं, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हम फॉलो कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, वो सेम रहेंगी ओवर द ईयर्स। शैल बी, विल बी सेम ओवर द ईयर्स, ओवर द ईयर्स, अनटिल एंड अनलेस, ओवर द ईयर्स, अनटिल एंड अनलेस आपको स्पेसिफिकली बताया ना गया हो कि भैया ये चेंज हो गई है। अगर कोई चेंज होगा तो उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर होगा कि भाई ये चेंज क्यों हुई है, क्या रीजन था, क्या इफेक्ट आया है, ये सब चीजें डिस्क्लोज की जाएंगी। अगर कुछ भी डिस्क्लोज नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि भाई, अगर जो हमारी जैसे हम डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग पॉलिसी है, डब्ल्यूडीवी है, स्ट्रेट लाइन मेथड, अगर हम डब्ल्यूडीवी फॉलो कर रहे हैं तो वी आर फॉलोइंग डब्ल्यूडीवी ओवर द ईयर्स। इफ वी आर फॉलोइंग एसएलएम, वी आर फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन मेथड ओवर द ईयर्स। ये एजम्पशन है अकाउंटिंग की कि भैया ये तो चलेगा ही चलेगा। एग्जांपल हमारा क्या है? डेप्रिसिएशन पॉलिसी, डेप्रिसिएशन पॉलिसी मेथड कह लो, मेथड, क्योंकि पॉलिसीज हमारे मेथड्स ही तो होते हैं ना, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल इन प्रेजेंटिंग, प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। कि भाई अगर हम एसएलएम फॉलो कर रहे हैं तो एसएलएम ही फॉलो कर रहे हैं ओवर द ईयर्स, और अगर हम डब्ल्यूडीवी फॉलो कर रहे हैं तो हम डब्ल्यूडीवी फॉलो कर रहे हैं। तो it will be consistent, we will be consistent while following accounting policy. It is accounting assumption. इसका मतलब यह है कि स्पेशल डिस्क्लोजर नहीं चाहिए, आप ये मान के चलिए इट इज इंप्लाइड। और गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न होता है कि आपका बिजनेस चलता रहेगा। आपका बिजनेस क्या है? चलता रहेगा। सर जी आपका बिजनेस लगातार चलता रहेगा फॉरसिबल फ्यूचर तक, ना तो आपकी कोई इंटेंशन है और ना आप बंद करने की बात कर रहे हो। आपका बिजनेस चलता रहेगा। हम वैसे भी कोई बिजनेस, मैं बिजनेस, ठीक है हम सब ने एक दिन मर जाना है, पर जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम क्या कहते हैं कि हमारी फ्यूचर जनरेशंस को हम देके जाएंगे, देके जाएंगे। तो यानी बिजनेस स्टार्ट करते टाइम, बिजनेस काम करते टाइम हमारी एजम्पशन होते है कि हमारा बिजनेस लगातार चलता रहेगा। दिस इज द फंडामेंटल, दीज आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। एक्रूअल के भाई हम कैश बेसिस नहीं, हम जिस पीरियड की ट्रांजैक्शन है उसी पीरियड में रिकॉर्ड कर रहे हैं, चाहे रिसीव किया या नहीं किया, चाहे पे किया या नहीं किया। एक्रूअल कॉन्सेप्ट, हम कैश बेसिस की बात नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं अगर कुछ नहीं लिखा तो आपने एक्रूअल बेसिस पे बुक्स बनाई है। कंसिस्टेंसी, जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो आप फॉलो कर रहे हो ओवर द ईयर, सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज नहीं कर रहे आप, जैसे डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद गोइंग कंसर्न, कहता है भैया आपका बिजनेस लगातार चलता रहेगा। फिर कहता है सर अगर एक बात बताओ, आप यहां कह रहे हो अगर हम चेंज करेंगे, जब कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होगी तो क्यों हम चेंज करेंगे, क्या क्या रीजन है हम चेंज कर सकते हैं, और चेंज होगा तो हमें क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी होंगी, चेंज होगा तो हमें क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी होंगी। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, जैसे डेप्रिसिएशन का मेथड, ये हमें क्या कहता है सर जी, अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी कोई डेप्रिसिएशन की एसएलएम फॉलो कर रहे हो, कोई डब्ल्यूडीवी फॉलो कर रहे हो, आप क्या क्या रीजन है आप चेंज करना चाहोगे? कंप्लायंस विद लॉ, हमें किसी लॉ के साथ कंप्लायंस करना है। लोकल लॉज हैं और भी बहुत सारे लॉ एप्लीकेबल होते हैं, हमें किसी लॉ की वजह से आप एसएलएम फॉलो नहीं कर सकते, हमें डब्ल्यूडीवी करना पड़ेगा। कंप्लायंस विद एएस, बेटर प्रेजेंटेशन,
भाई अब इससे हम अच्छा प्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं अपने बिजनेस का, जो हमारे बिजनेस का हम एक्चुअल व्यू प्रेजेंट कर पा रहे हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, वो नहीं सजावट की हो देखो मैंने नंबर्स बड़े कितने साफ साफ राइटिंग में। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि जो एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स है मेरे बिजनेस के, मैं वो प्रेजेंट कर रहा हूँ। जो मेरी एक्चुअल फिक्स सेट्स की पोजीशन है मैं वो डिस्क्लोज कर रहा हूँ। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डेप्रिसिएशन मेथड। कहता है सर फिर जब चेंज हो गया, ये तो है कि मैं कब कब चेंज कर सकता हूं, रीजन फॉर चेंजेस, मैं कब कब चेंजेस कर सकता हूं, फिर चेंजेस हो जाएं तो मुझे क्या करना होगा। कहता है आपको कुछ चीजें डिस्क्लोज करेंगी। फैक्ट ऑफ चेंज, आपको अपनी जो बैलेंस शीट के साथ साथ जो नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं आपको दिखाना होगा कि वी हैव चेंज मेथड फ्रॉम WDV टू SLM या और SLM टू WDV, हमें ये प्रॉपरली दिखाना होगा। और इसका क्या इफेक्ट आ रहा है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारा क्या इफेक्ट आ रहा है, ये हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और रीजन भी ये हमें डिस्क्लोज करना ही करना पड़ेगा। कहता है कि भैया जी आप जब फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन की बात कर रहे थे, उसमें एक फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन थी आपकी कंसिस्टेंसी। ये आपको क्या कहता है कि आप जब अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रहे हो, यू आर फॉलोइंग सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज ओवर द इयर्स, देयर इज नो इंटेंशन, आप कोई चेंज नहीं करने वाले, बट कब कब चेंज कर सकते हैं और जब चेंज होगा तो क्या क्या चीजें करनी होंगी, ये बता रहा है। रीजन कब कब चेंज कर सकते हो, कंप्लायंस विद लॉ, कंप्लायंस विद AS, बेटर प्रेजेंटेशन। और जब आप चेंज कर दे तो आपको फैक्ट्स डिस्क्लोज करेंगे, फैक्ट्स ऑफ चेंजेस डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, इफेक्ट रीजन डिस्क्लोज करना पड़ेगा, आपको ये डिस्क्लोज करना ही करना पड़ेगा। हाँ जी, तो ये था हमारा मेन AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये AS बेसिकली आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिजल्ट बन के तैयार हो जाता है ना, ये AS जो हमारा एंड रिजल्ट बन के तैयार हो जाता है उसकी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है कि भाई आपको क्या क्या चीजें हैं जो उसको अकाउंटिंग पॉलिसीज बेसिकली क्या कह रहे हैं। जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो एक ही जगह लिखे होते हैं, वैसे हमारी जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है, ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी शैल बी डिस्क्लोज एट वन प्लेस। अगर हम इसका देखें साथ साथ एक बार दोबारा लास्ट तो ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट किया था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि यूनिफॉर्मिटी हो, भाई हर जगह अकाउंटिंग हो रही है ना, हर कोई अपना दिमाग ना लगाए, हम उनको एक सेट ऑफ रूल्स देंगे कि भैया आपने ऐसे काम करना है। हाँ ऑब्वियसली जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो वेरी करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप इनको अप्लाई करके अपनी अकाउंटिंग कीजिए। तो सबसे पहला अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड हमारा था वो था डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना उसके डिस्क्लोजर से रिलेटेड है कि भैया आपने कैसे बनाया है, उन सबका डिस्क्लोजर करो, एक ही जगह करो। जैसे हमारे इंग्रेडिएंट्स थे किसी भी सोप के, शैम्पू के, फूड प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वो एक ही जगह लिखे होते हैं, दही कि भाई इसमें ये चीजें यूज्ड है, ताकि आप डिसीजन ले इसको। सेम ऐसे हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है ना उसकी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल्स इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको एक जगह डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। और एक ही जगह करनी है, ये ध्यान रखना है। जैसे आप इंग्रेडिएंट्स एक जगह शो कर रहे थे, यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल अकाउंटिंग पॉलिसीज एट वन प्लेस ओनली फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो इसके एंड यूजर्स हैं, जो पब्लिक है, वो अपनी ताकि डिसीजन मेकिंग पूरे फैक्ट्स के साथ कर सके, हवा में डिसीजन मेकिंग ना हो। तो अब कहते हैं कि भैया जैसे कि हमें ये पता चल चुका है जैसे इंग्रेडिएंट से हमारा डिसीजन मेकिंग इंपैक्ट होती है, वैसे हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज में हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंपैक्ट करते हैं। तो उसके लिए हमारी क्या क्या कंसीडरेशन रहेंगी अकाउंटिंग पॉलिसीज को सिलेक्ट करते टाइम। सबसे पहले कहता है प्राइमरी कंसीडरेशन, ट्रू एंड फेयर व्यू। भैया जी अकाउंटिंग पॉलिसी वही जो एक्चुअल में दिखाए कि क्या चल रहा है बिजनेस, अकाउंटिंग पॉलिसी वही जो एक्चुअल में दिखाए जो बिजनेस में क्या चल रहा है। ऐसे नहीं है कि चल कुछ रहा है दिखा कुछ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नो, दिस शुड नॉट बी द केस। आप एक्चुअल में दिखाओ कि क्या चल रहा है। फिर आपका आता है सेकेंडरी कंसीडरेशन, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड द मटेरियलिटी। देयर आर सम फ्यू फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, जैसे हम मंदिर जाते हैं भगवान का नाम लेते हैं, ये हमें इंप्लाइड है। तो ये भी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन हमें क्या कहते हैं कि आपको जब तक कुछ भी नहीं लिखा हुआ आप ये मान के चलिए ये है एक्रूअल, आप अपनी बुक्स एक्रूअल बेसिस पे बना रहे हो, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग योर बुक्स ऑन द कैश बेसिस। कंसिस्टेंसी, क्या आप जो अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रहे हो वो ओवर द ईयर सेम फॉलो कर रहे हो, ऐसा नहीं है आज कुछ कल कुछ, आज ये बात कर रहा हूं कल वो बात कर रहा हूं, नहीं। रिलायबिलिटी, जैसे हम भी अपनी बातों को चेंज करते रहे, कभी कुछ कह रहे कभी कुछ, रिलायबिलिटी नहीं रहती। सेम ऐसे भाई हम जो अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं ना उसमें भी रिलायबल रहना पड़ेगा। SLM फॉलो कर रहे हैं जैसे डेप्रिसिएशन का, तो भाई SLM ही चलेगा। WDV है तो WDV चलेगा, गोइंग कंसर्न। थर्ड आपकी गोइंग कंसर्न। फिर कहते हैं भैया जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है ना, आप
ऑल्दो हम कह रहे हैं कंसिस्टेंट, बट कई सिचुएशंस में हमें चेंज करनी पड़ सकती है। कब? कंप्लायंस विद लॉ, कंप्लायंस विद एएस एंड द बेटर प्रेजेंटेशन। और जब चेंज करते हो तो आपको कुछ फैक्ट्स डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। So this was your accounting standard 1. Hope you must have understood the basic principles. और आने वाले क्लासेस में अब हम एएस की रेगुलर क्लासेस डालते रहेंगे। आप प्लीज हमारा चैनल फॉलो जरूर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पेज फॉलो कीजिए, ताकि आपके पास अब लेटेस्ट क्लासेस आते रहें। और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी आप प्लीज जरूर कहें कि ये चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपके फ्रेंड्स के पास भी सारी क्लासेस जा सकें। और आपको कोई डाउट आता तो आप हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।